इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। बिहार समेत देश भर में कम होने लगे कोरोना के मामले, तीसरी लहर के जल्द खत्म होने के आसार। पटना समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल कोल्ड डे का अलर्ट, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भाजपा और जदयू के बीच तड़करार जारी, सरकार की स्थिरता पर उठने लगे सवाल। बख्तियारपुर अंचलाधिकारी पर लगा यौन शोषण का आरोप, युवती ने कहा शादी का झांसा देकर किया धोखा। नम आंखों से दी गई कथक सम्राट बिरजू महाराज को अंतिम विदाई, कला के एक युग का हुआ अवसान। अब खबरें विस्तार से। बिहार समेत देश भर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर अब ढलान पर है। हालांकि निश्चिंत होने की स्थिति नहीं है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना को लेकर एक राहत वाली खबर है। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। सोमवार यानी कल पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 2,40,818 नए मामले सामने आए, जबकि रविवार को 2,58,089 नए केस मिले थे। परसों की तुलना में 17,271 केस कम मिले हैं। कोरोना के नए मामलों में गिरावट का ट्रेंड मुंबई समेत महाराष्ट्र और दिल्ली में भी देखा गया है। बिहार में भी कोरोना रोगियों के बढ़ने का सिलसिला थम गया है। कल प्रदेश में 3,526 नए पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं पटना में भी नए मरीजों की संख्या घटकर आधी हो गई है। पटना में कल 1,035 संक्रमितों की पहचान की गई। दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर का रहा, जहां 207 नए संक्रमित मरीज पाए गए। प्रदेश के 29 जिलों में 100 से कम कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 7 जिलों में 100 से 200 के बीच संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इन 7 जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और वैशाली शामिल हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी का ट्रेंड देखा गया। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 33,122 रह गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 5,907 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। सबसे अधिक 11,846 सक्रिय मरीज पटना में है। नए मामलों में पिछले एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आया है। 5,000 से लेकर 6500 के बीच में केस मिले हैं, लेकिन 9 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से लेकर 28% तक रही है। 10 से 16 जनवरी के बीच पटना में संक्रमण दर सबसे अधिक 28.23% रही। वहीं मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा, जहां संक्रमण की दर 6.57% दर्ज की गई। हालांकि बिहार में कोरोना मरीजों की मिलने की संख्या में कमी की एक बड़ी वजह जांच में कमी होना भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कोरोना जांच में 35% की कमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में ठंड एक बार फिर कहर बरपाने लगी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत 12 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में ठंड एक बार फिर कहर बरपाने लगी है। पहाड़ों से आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं के प्रभाव से पटना सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। राज्य के 26 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गए हैं, जिसके चलते लोगों को तेज ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत 12 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पटना के अलावा गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ठंड की स्थिति अगले 2 दिनों तक बने रहने के आसार हैं। राज्य के अधिकांश भागों में धूप नहीं निकलने और पश्चिमा हवाओं के प्रभाव के कारण
भारी कनकनी की स्थिति बनी हुई है। पूरे राज्य में सतह से मात्र 1.5 किलोमीटर ऊपर तक 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है, जिसके कारण शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार को प्रदेश में सबसे ठंडा जिला औरंगाबाद रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री की गिरावट के साथ 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आकर 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोनों जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। वहीं राज्यों के 26 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा का 7.2 डिग्री, बेगूसराय का 8 डिग्री और पूसा का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कल 6 जोड़ी विमान रद्द रहे, जबकि कई विमानों का लेट से परिचालन हुआ। कोहरे के कारण ट्रेनों की गति पर भी बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुखद ये है कि हार्ट कपार देने वाली ठंड के बावजूद प्रशासन की तरफ से अलाव जलाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण दैनिक मजदूर, रेहड़ी और ठेले वालों के साथ ही रिक्शा चालकों और अन्य लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सड़क पर ठंड से ठिठुरते दिखे, वहीं कुछ ने अपने स्तर पर अलाव जलाने की व्यवस्था की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाजपा जदयू के बीच जारी रार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्या ये सरकार गिर जाएगी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में भाजपा और जेडीयू नेताओं के बीच तकरार जारी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में नीतीश सरकार गिरने वाली है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से विभिन्न मुद्दों पर भाजपा और जदयू के सुर अलग अलग रहे हैं और दोनों दलों के नेताओं ने अपने बयानों से सहयोगी दल को असहज किया है। शुरू में जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों दलों की राहें अलग दिखी। उधर इस मामले को लेकर जदयू और राजद सुर में सुर मिलाते नजर आए। जाहिर है सहयोगी भाजपा को दोनों का एक साथ आना रास नहीं आया। अभी ये मामला चल रहा था कि तभी शराबबंदी को लेकर तकरार शुरू हो गई। खबर है कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता जेडीयू को आंखें दिखा रहे हैं, उससे नीतीश कुमार असहज हैं। शराबबंदी का मामला अभी चल रहा था, तभी सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने का मुद्दा गरमा गया। जदयू ने लेखक दया प्रकाश सिन्हा के भाजपा से जुड़े होने का मुद्दा उठाकर पार्टी पर प्रहार करना शुरू कर दिया और इसमें अगुवा की भूमिका निभाई उपेंद्र कुशवाहा ने, जिन्होंने हाल ही में जदयू का दामन थामा है। भाजपा की तरफ से सफाई दी गई कि लेखक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पैचअप करने का प्रयास करते हुए लेखक के खिलाफ थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन मामला यही नहीं थमा। जदयू नेता लेखक से पुरस्कार वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और उन्होंने इसे लेकर भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जातीय जनगणना, शराबबंदी और सम्राट अशोक को लेकर मामला अभी चल रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर कुछ सीटें पाने की आस में लगी जदयू को उस समय झटका लगा जब दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं हो सका। खबर है कि जदयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव में 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा इतना देने के लिए तैयार नहीं थी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि यूपी चुनाव को लेकर उनकी बीजेपी से कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की राहें बिहार में जुदा हो सकती हैं। जदयू ने कहा कि यूपी में वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से खुश नहीं है। फिलहाल दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर प्रहार करने में जुटे हैं। इस बीच सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। भाजपा सहयोगी दल से उस समय बेहद नाराज हो गई जब लेखक दया प्रकाश सिन्हा से पुरस्कार वापसी की मांग को लेकर पीएम को टैग किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन की मर्यादा का ख्याल रखना सिर्फ भाजपा का काम
नहीं है। ये एक तरफा नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा पीएम से ट्विटर खेलना बंद कर दें। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से सवाल करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि यदि उनसे सवाल करेंगे तो बिहार भाजपा का 76 लाख कार्यकर्ता इसका जवाब अच्छे से देना जानते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि हैरत की बात है कि दया प्रकाश सिन्हा से पुरस्कार वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, जबकि यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। उधर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बताए कि पुरस्कार वापसी की मांग के साथ है या नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जब तक सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाले दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया पुरस्कार वापस नहीं होगा, तब तक इस मसले पर हमारा विरोध जारी रहेगा। इस घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जातीय जनगणना और सम्राट अशोक के मामले के बाद शराबबंदी को लेकर बीजेपी की तरफ से नीतीश की आलोचना और अब यूपी सरकार को लेकर कोई निर्णायक सहमति न बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन औंधे मुंह गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी यौन शोषण के आरोप में फंसे हैं। एक युवती ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसका यौन शोषण किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बख्तियारपुर के अंचलाधिकारी पूरे फंसे हैं। जिस युवती पर उन्होंने अपनी गाड़ी जलाने का आरोप लगाया था, उसने उल्टे सीओ पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी की शिकायत पर बख्तियारपुर पुलिस ने युवती पर FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। देखिए, परसों अंचलाधिकारी बख्तियारपुर की गाड़ी को जब आग लगी थी तब मामला हम लोग के प्रकाश में आया था। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ पे गाड़ी जल रही थी, हम लोगों ने उसको सुरक्षात ले आया। उसके बाद से अंचलाधिकारी को महोदय द्वारा आवेदन दिया गया कि गाड़ी में एक युवती की तरह आग लगाया गया। तो जो उन्होंने लिख के दिया अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उस पर FIR किया। FIR करने के बाद कुछ देर बाद वो युवती को लेकर के वो लोग रखे हुए था, हम लोग उसको अपने कब्जा में ले आए। थाने में उसको सुरक्षात रखे हुए थे। पूछताछ के क्रम में युवती ने कुछ लिख करके दिया उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? अंचलाधिकारी के खिलाफ। तो वो लड़की जो फिर वापस जो लिख के दी उस पर हम लोग FIR किए, जिसमें उन्होंने अंचलाधिकारी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो दोनों व्यक्तियों के द्वारा दिया गया FIR पर उन्होंने FIR दर्ज किया। तो आगे क्या करवाए? उस लड़की तो जेल चली गई सर। हाँ, अंचलाधिकारी चूँकि हम लोग क्वेश्चन में था, उस पर कम्युनिकेबल ऑफेंस था, तो इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारी के जैसा डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली लड़की को हम लोग रिमांड के लिए भेज दिए। अब आगे क्या होगा सर? लड़की के आवेदन पर कार्रवाई क्या होगी सर? अब आगे कल FIR हुआ है, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में जो फर्दर किसी प्रकार की बातें आती हैं फिर उस आलोक में हम लोग काम करेंगे आगे। तो अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? अब जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रकार का अगर मुकदमा होता है और अनुसंधान में अगर वो दोषी पाया जाता है, वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो बातें आएंगी सामने उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर बारकोड से निकलते समय मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उसने अपनी आप बीती सुनाई। युवती ने कहा कि CEO
अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि सीईओ के साथ वो 4 साल के रिलेशनशिप में थी और बाद में उन्होंने उसे धोखा देकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद मारपीट भी की गई और उसके मोबाइल को भी छीनकर सारा साक्ष्य नष्ट कर दिया गया। युवती ने मीडिया कर्मियों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई और कहा कि अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि गाड़ी चलाने का आरोप गलत है और उसे फंसाया गया है। इसका पक्ष नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कर सकती, हमको ब्लैकमेल करते हैं 400 रुपया पूरा फैमिली मेरे अकाउंट में जो पैसा डाला। रुकिए, इनका पक्ष लेने लगता है। हाँ, पक्ष लेने देंगे। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम यही बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो सामने बोल रहे हैं। हमारा बात आप सब सुनिए। कोई किसी लड़की की जिंदगी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा करके वो वहाँ पे नहीं बैठ के ड्यूटी कर सकता है, उसको भी अरेस्ट करके लेना चाहिए। 3-4 साल से हम लोग साथ में है। नहीं, हमने नहीं लगाई, गाड़ी में खुद बैठा, वहाँ से वहाँ के बीच का सीसीटीवी आप जांच कीजिएगा। थाना से कुछ दूर आगे तक हमको फोन करके बुलाया, मेरा मोबाइल सब छीन लिया, सब मारपीट के। आपने क्या मामला दर्ज करवाया? हमने वही जो रिपोर्ट में लिखा है कि हमको मारा पीटा, ऐसा किया, मेरा मोबाइल छीना, हमको फोन करके बुलाया यहाँ पे। फिर वहाँ हमको मारा है, पीटा है, 4 साल से संबंध में हम लोग मेरा मोबाइल में जितना एविडेंस था मार के छीन लिया। बहरहाल पूरा मामला संदेह के घेरे में है। युवती ने जिस तरह से अंचलाधिकारी पर आरोप लगाए हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर कहासुनी हुई। फिलहाल पूरा मामला संदिग्ध है, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अंचलाधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी या फिर वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर युवती को बलि का बकरा बनाने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कथक के सम्राट कहे जाने वाले और कलाकारों के प्रेरणा स्रोत पंडित बिरजू महाराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 83 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस खबर को सुनने के बाद उनके चाहने वालों के दिलों में शोक की भावना उमड़ गई। आज हम आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। कथक की विभिन्न विधाओं और अपनी अद्भुत नृत्य शैली से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत बिरजू महाराज ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास में रविवार की देर रात आखिरी सांस ली। 83 वर्षीय पंडित बिरजू महाराज रविवार को देर रात अपने पोते के साथ खेल रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वह अचेत पड़ गए। ऐसी हालत में देखते ही उनके परिजन उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गीत, नृत्य और संगीत के तीनों विधाओं में माहिर बिरजू महाराज को कल अंतिम विदाई दी गई। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनको संगीत में विदाई दी गई। भारतीय नृत्य शैली कथक को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले प्रख्यात नर्तक पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक प्रस्तावक जगन्नाथ महाराज के घर में हुआ था। वह श्री अचन महाराज के इकलौते बेटे और शिष्य थे। बिरजू महाराज एक सुप्रसिद्ध कथक डांसर होने के साथ साथ शास्त्रीय संगीत और कोरियोग्राफर भी थे। उन्होंने पूरी दुनिया की पहचान भारतीय कथक नृत्य से कराई। उन्होंने कई देशों में परफॉर्म भी किया था। वह ठुमरी, दादरा, भजन और गज़लों पर एक मजबूत पकड़ के साथ एक अद्भुत गायक भी थे। उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन 7 साल की उम्र में दिया था। पंडित बिरजू महाराज का कथक से परिचय बहुत कम उम्र में ही हो गया था। बिरजू महाराज को कला के अपने जुनून के अलावा कारों का भी शौक था। उन्होंने एक बार अपने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया था कि वह एक मैकेनिक बन जाते यदि उनके नृत्य कौशल पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित हुए थे। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित थे। उन्होंने खुद का संगीत तैयार करके फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए गाया था। उन्हें साल 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2002 में ही उन्होंने उपन्यास देवदास और विश्वरूपम के फिल्म संस्करण के लिए नृत्य कोरियोग्राफ किया, जिसके लिए उन्होंने 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। पंडित बिरजू महाराज को हॉलीवुड फिल्में देखना भी पसंद था। उनके पसंदीदा एक्शन नायकों में जैकी चैन और सिल्वेस्टर स्टैलोन थे।
बिरजू महाराज के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। उनके 5 बच्चों में दीपक महाराज, जय किशन महाराज और ममता महाराज प्रमुख कथक नर्तक हैं। बिरजू महाराज की पत्नी का 15 साल पहले ही निधन हो गया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और उनके दामाद पंडित साजन मिश्र ने उनके निधन पर कहा कि पंडित बिरजू महाराज दुनिया की इकलौती हस्ती थे जो शास्त्रीय संगीत के तीनों विधाओं गायन, वादन और नृत्य के लीजेंड रहे हैं। उनका जाना कला की एक अद्भुत और दिव्य पीढ़ी का अवसान है। बिरजू महाराज की खाली जगह को भरने में शायद सदियां लग जाएंगी। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बिहार समेत देश भर में कम होने लगे कोरोना के मामले, तीसरी लहर के जल्द खत्म होने के आसार। पटना समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल कोल्ड डे का अलर्ट, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भाजपा और जदयू के बीच तड़करार जारी, सरकार की स्थिरता पर उठने लगे सवाल। बख्तियारपुर अंचलाधिकारी पर लगा यौन शोषण का आरोप, युवती ने कहा शादी का झांसा देकर किया धोखा। नम आंखों से दी गई कथक सम्राट बिरजू महाराज को अंतिम विदाई, कला के एक युग का हुआ अवसान। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।